स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आप सब ये जानते हैं कि इस वक्त जो है महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं वो डिटेंशन में हैं। लगभग 1 साल होने को आया है, अभी तक महबूबा मुफ्ती डिटेंशन में हैं, उन पे पीएसए लगा हुआ है। पिछले साल 5 अगस्त को जब धारा 370 टूटी थी तो उससे पहले ही महबूबा मुफ्ती को जो है डिटेंशन में ले लिया गया था एहतियातन। लेकिन अब 1 साल जब हो चुका है, अब यह सवाल उठता है क्या पीडीपी का जो एक दौर था क्या वो खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि बीजेपी का भी यही कहना है कि पीडीपी और जितने भी अलगाववादी नेता हैं वो अपनी जमीन खो बैठे हैं कश्मीर घाटी में। इस पे आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और खासकर फॉर्मर एमएलसी जो हैं सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत आपका स्वागत है वक्त इंडिया में। शुक्रिया जी। सुरेंद्र जी सीधा सवाल आपसे, अब बीजेपी ये कहना लगी है कि अब पीडीपी और जो अलगाववादी नेता थे जो उनकी दुकानें चलती थी कश्मीर घाटी में वो बंद हो गई हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं इसको आप? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की कहती है ना, दिल्ली वाली थोड़ी कहती है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो गई है। क्योंकि जो जम्मू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं इनको सीरियस कौन लेता है? इनको दिल्ली वाले नहीं सीरियस लेते जो जिनकी अपनी पार्टी है, तो जम्मू कश्मीर में इनको सीरियस कौन लेगा? रही बात जहां तक ताल्लुक है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये कोई एक वेव या किसी एक तूफान से निकली हुई पार्टी नहीं आई, ये बुनियादी तौर पे एक जमीन से निकला हुआ एक पौधा है जी। और 1999 28 जुलाई 1999 में जब ये पार्टी बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे कायद जो इस देश के होम मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने पार्टी बनाई, बड़े सोच समझ के बनाई। क्योंकि उस समय इस रियासत के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि सड़कें खून से लथपथ थी, लोग दुखी थे, ऑफिसर सुनते नहीं थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, सड़कें कच्ची थी, स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं थे, बड़ी सारी प्रॉब्लम थी। उसको देखते हुए लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालें या कांग्रेस को वोट डालें। क्योंकि उस समय उस जमाने में तो बीजेपी को भी कोई वोट इतना नहीं डालता था जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जी। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैक्सिमम लोगों के पास 2 चॉइस थी। लेकिन जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999 में बनी, उसके बाद आपने देखा जब 2002 में इलेक्शन हुआ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहली दफा इलेक्शन लड़ रही थी और 16 सीटें जीत के वो 3 साल हुए तभी पार्टी को बने हुए, और 16 सीटें निकाल के वो पार्टी हुकूमत में आई और मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो लिहाजा ये जब पार्टी बनी उसके बाद 2002 का जो टेन्योर था मुफ्ती साहब का, आपने देखा जो सरकार बनी उस समय मुफ्ती साहब का उस टेन्योर को लोग गोल्डन ईरा कहते हैं जम्मू कश्मीर जी। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सवाल इसके साथ ही मिलता है कि आपको लगता है कि जो वलवला था मुफ्ती मोहम्मद सईद का, जो उन्होंने आपने कहा 2002 में जो है 16 सीटें लाई और पीडीपी ने अपना एक वजूद जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल किया और सरकार में भी वो आए, लेकिन उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती का जब जमाना जो इरा हम कहेंगे उसकी शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं पार्टी बिखर जाती है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि महबूबा जी के टाइम में पार्टी बिखरी। आप हालात को देखिए, जब मुफ्ती साहब ने हुकूमत जब ये 2002 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2008 में इलेक्शन हुआ, फिर 2008 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। उसके बाद जब आप देखें ये 2008 में जब इलेक्शन हुआ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 21 सीटें निकाली, जब 21 एमएलए जीते थे। उसके बाद जब आप देखें 2014 का इलेक्शन हुआ, वो एक इलेक्शन ऐसा था जहां जम्मू सूबे से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों ने इन मेजॉरिटी में सीटें दी और ऐसी बम्पर वोटिंग हुई कि आज तक किसी ने, मतलब कि लोगों ने 70-70 हजार वोट लीड ली है जी। वोट तो छोड़िए, आप लीड ली 70-70 हजार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और कश्मीर जम्मू में एक आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का एक मैंडेट जो था मेजॉरिटी वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। वेरएज कश्मीर के अंदर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको 28 सीटें मिली, कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक, मतलब कि आप ये कह सकते हैं क्योंकि कश्मीर में तो हिंदू है नहीं है, वहां तो एक ही कम्युनिटी मुस्लिम है, थोड़े से वहां पे सरदार हैं या थोड़े से तो हिंदू बचे हैं, तो उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना। तो आप कहते हैं कि पोलराइज हुआ था 2014 का इलेक्शन? मैं वही कहता हूं ना, आप जब देखें जब भारतीय जनता पार्टी के जो भाषण है उस समय के 2014 के, आप देखें सीधा सीधा वहां पे भाषणों में क्या कहा गया, मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहता जी। बिल्कुल, बाप बेटे की सरकार है, बाप बेटी की सरकार है, ये कहा जाता था। कश्मीरी आपको वोट नहीं डालते, आप जम्मू वाले उनको क्यों वोट डालते हो, ये चीजें मैं इस इशू में नहीं जानता, क्योंकि आगे ही इस रियासत के हालात ठीक नहीं है और मैं भी अब जल्दी में घी डालूं तो मुझे भी शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का सिपाही और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमें एक ही पाठ पढ़ाया कि
सेकुलरिज्म पे विश्वास करना जी, है जी, आपने जी। कॉमनल लाइंस पे नहीं चलना। तो लिहाजा जब 2014 में इलेक्शन हुआ और मुफ्ती साहब ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, आपको याद होगा, आपने भी बड़ी बार कवरेज किया होगा, मुफ्ती साहब अक्सर कहा करते थे साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मैंने गठा किया है जी। और वो अक्सर कहा करते थे कि मोदी साहब को जो मैंडेट दिल्ली के अंदर मिला है बहुत बड़ा मैंडेट था। और आज जम्मू कश्मीर का जो लोग चाहते थे कि जिसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, हम कहते थे अमन आए इस रियासत के अंदर। ये गोली मुफ्ती साहब का एक आपने सुना होगा, हमेशा कहते थे ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी बोली से, तो वो मुफ्ती साहब यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम आप देखें जम्मू कश्मीर रियासत के हालात कितने सुधर गए थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की काल पे कश्मीर बंद ही नहीं होता था, मतलब टोटल वहां पे मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। टूरिज्म कितना बढ़ गया था जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर होते थे और अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे इस देश के। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में आप देखें मुजफ्फराबाद रोड खुला, आपने चक्का का बाग खोला, मतलब कितने रास्ते खुले। आपका सियालकोट, आपका सुचेतगढ़ खुलने वाला था, जंगड़ मीरपुर कोटली रोड खुलने वाला था अगर वाजपेयी साहब रहते। लेकिन वो जो एक माहौल बना इस रियासत के अंदर, अमन आया, आपने देखा फौजें अपनी बैरकों में चली गई थी, कश्मीर के अंदर पूरे नाका पॉइंट खत्म हो गए थे, एसओजी को बैरकों में भेज दिया गया था, मतलब वो कत्लो गातो जो चल रहा था वो खत्म हो चुका था मुफ्ती साहब के टेन्योर में और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर में। लेकिन 2014 में जब मुफ्ती साहब ने ये हुकूमत बनाई, उन्होंने ये सोच के बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था कि आज मोदी साहब के पास जो मैंडेट है, इतना बड़ा मैंडेट किसी को आज तक नहीं मिला जी। और उस मैंडेट को लेते हुए जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम हुआ था कि जम्मू से हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी थी और कश्मीर से जो रिप्रेजेंटेशन थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसी को उन्होंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहा। दोनों का विजन अलग था, दोनों की सोच अलग थी, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती साहब ने यह रिस्क लिया और पार्टी यहां पर गवर्नमेंट बनाई। जब गवर्नमेंट बनी, बदकिस्मती इस रियासत की क्या रही कि मुफ्ती साहब की डेथ हो गई। अभी एक साल ही हुआ था हुकूमत चलाते चलाते, तो उनकी डेथ हो गई। मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत चलाई, आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुफ्ती सरकार बनी ताजा मतलब जो काम अपोजिशन ने करना चाहिए था, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया। आपको याद होगा जैसे ही गवर्नमेंट बनी यहां बीफ इशू हो गया, आपको याद होगा उधमपुर में एक ड्राइवर मर गया था, उसके बाद इंडस्ट्री पॉलिसी का भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर आपकी सैनिक कॉलोनी कश्मीर के अंदर बनानी है, उसके ऊपर हंगामा शुरू हो गया। उसके साथ साथ फिर आपका मतलब और काफी सारे इश्यूज थे जिसको जो 370 पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इशू उन्होंने रेज करने, लेकिन मुफ्ती साहब का इतना बड़ा कद था कि उस कद के आगे ये सब इशू थे, बोने पड़ गए थे, वो नहीं चल पा रहे थे, जिसके कारण हालात ठीक थे। उसके बाद जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, महबा जी ने हुकूमत संभाली इस रियासत की, और महबा जी क्योंकि वो कभी कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रही, कभी वो मुख्यमंत्री नहीं रही, और अभी उनकी एज भी वही नहीं थी, क्योंकि मुफ्ती साहब के पास तो एक तजुर्बा था, वो कैबिनेट में होम मिनिस्टर रहे, फिर चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा था, और मुफ्ती साहब का मुकाबला महबा जी नहीं कर सकती थी। ये सच्चाई है, जो सच्चाई हमें कहनी चाहिए। तो उसके बाद जब महबा जी ने पहले तो टाइम, क्योंकि महबा जी नहीं चाहती थी कि मैं सरकार बनाऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब हुकूमत बनी थी 2015 में, द्राबू साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि 80,000 करोड़ का हम पैकेज जम्मू कश्मीर को देंगे स्पेशल पैकेज। वो पैकेज कहीं नहीं मिला। मुफ्ती साहब जब एम्स में एडमिट थे, जाते जाते भी वो महबा जी को पूछते थे क्या वो 80,000 जो इन्होंने हमें वादा किया था दिया नहीं दिया। मुफ्ती साहब दुनिया से चले गए, लेकिन 80,000 करोड़ रुपया नहीं आया। सुंदर जी, तो उसके बाद जब महबा जी ने हुकूमत संभाली, जब फिर दोबारा सरकार बनी, आप मुझे बताएं, रसाना का केस आ गया, उसके साथ साथ आपका ट्राइबल पॉलिसी आ गई, फिर कंट्रोवर्सियां शुरू हो गई, जिसमें 2 मिनिस्टरों ने रिजाइन भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत कुछ और थी, क्योंकि जब ये महबा जी ने हुकूमत संभाली, महबा जी की काबिलियत में कमी कहीं नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि देश में पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे थे जी। अब भारतीय जनता पार्टी को देश में लोग पूछ रहे थे कि आप पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को आप इलेक्शन में कह रहे थे ये उग्रवादियों की जमात है, ये उनको सपोर्ट करती है, मिलिटेंट को सपोर्ट करती है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, आपने कैसे इनके साथ हुकूमत बना ली। अब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, देश को उनको जवाब देना पड़ना था, मीडिया भी काफी हाईलाइट कर रहा था। उन्होंने कहा इससे कैसा बचा जाए, तो उन्होंने बहाना लगाया और रातों रात यहां पे दिन को महबा जी मीटिंग ले रही थी, तो 3 बजे 2-2:30 बजे वहां पे उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर ली। जब आपको याद होगा सारे एमएलए वहां बुलाए थे, तो सरकार इन्होंने गिरा दी। और सरकार गिराने के बाद आप देखें जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां सत्यपाल मलिक साहब को बनाया, उन्होंने गवर्नर बनाया। वो टोटली मैच्योर आदमी था, वो रोज क्या नए नए शकूफे छोड़ता था, नई नई भाषा बोलता था। उसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन चोर हैं। सर लेकिन सुविंदर जी, मैं यहां पे आपको रोकूंगा और मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये है, आपने बहुत ही अहम बात बोली, मुफ्ती साहब ये उनका ये बयान हमेशा होता था कि बम से ना गोली से बात बनेगी बोली से। पहला सवाल ये है
कि अब जो मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने ये दिखा दिया कि कमजोर इंसान शांति नहीं लेके आ सकता। उन्होंने आज अलगाववाद को दबाया। आज वहां पे आप देखिए पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं। और दूसरा सवाल जो आपने कहा, सत्यपाल मलिक जो हैं नित नए जो हैं शगुफे उनकी तरफ से आते थे, लेकिन ये वही सत्यपाल मलिक हैं जिन्होंने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाए और एक भी मौत उस वक्त नहीं हुई। आप इस बात को मानते हैं? देखिए राजन जी, अब बातें करनी चाहें तो बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन माजी पे ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए माजी में, लेकिन माजी की कुछ बातें डिस्कस भी करनी जी चाहिए। जी। और वो कौमें कभी जिंदा नहीं रहती जो कौमें माजी को कभी डिस्कस जी करें। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज कहूं आपको कि जब मैंने कहा ना कि मेरी बात अधूरी रह गई थी, जब हम कहते हैं कि महबा जी का वो काबिलियत नहीं, महबा जी की पूरी काबिलियत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि महबा जी कंटिन्यू करे एज ए चीफ मिनिस्टर। उनको वो मौका, अपनी काबिलियत शो करने का मौका ही नहीं मिला। 2 साल के अंदर तो सरकार गिर गई। तो वो 2 साल किसी नए बंदे को अभी हुकूमत समझने में भी, अब मैं भी एमएलसी बना था, मुझे पहले साल तो समझ नहीं लगा, जब समझ लगा तो हमें एमएलसी से हटा दिया। इसलिए ये हर बंदे के साथ होता है, सारों के साथ, मतलब कि आप कहें पीछे से पढ़ाया नहीं आता जी। लेकिन आप जब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो गई, राजन जी मैं आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन कहां खत्म हुई? आप रोज देखें इनकाउंटर चल रहे हैं। 90s में सबसे टॉप पे, पीक पे मिलिटेंसी थी, आपको याद होगा जी। जब वहां पे ये सारा जो कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई, आप याद करें वो टेनवर कि यहां से भुट्टो से आगे हम नहीं निकल सकते थे जी। मतलब पतले हो जाते थे, भुट्टो से आगे चलना मुश्किल था, कहीं से कहीं ना कोई ना। 90s की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपका लोकल बच्चा जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी में रिक्रूट नहीं हो रहा था, वो बाहर के थे। कोई अफगानी था, कोई पाकिस्तानी था, कोई सूडानी था, कोई कहां से लोग आ रहे थे, कोई पता नहीं। लेकिन जब भी आप अखबार पढ़ते थे तो आपको कहता था ये फलाना वहां उस कंट्री का है, तो मिलिटेंट मारा। बीजेपी का इल्जाम तो ये भी है कि जो सत्ता में थी यहाँ पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस, सबसे ज्यादा तो वही थी इस स्टेट में, तो उनका संरक्षण जो था वो उनको मिलता था। आप सहमत हैं उससे? नहीं, देखिए कांग्रेस और नेशन, ये जो इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस और नेशन कॉन्फ्रेंस दे सकती है, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूं। लेकिन जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमने 2002 में हुकूमत बनाई 3 साल के लिए, उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब बन गए थे जी, तो आपको याद होगा। फिर अब हमने हुकूमत की, 1 साल मुफ्ती साहब ने किया, 2 साल महबूबा जी के, कितने हो गए? 5 साल। 70-75 साल के अंदर 5 साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत की इस रियासत के अंदर, इसमें कौन सी मिलिटेंसी को सपोर्ट करनी थी? इनको तो अभी नहीं, लेकिन वजह क्या है? आप जब कांग्रेस के साथ गए तब भी मतभेद हो गए, बीजेपी के साथ गए मतभेद हो गए, पीडीपी, मैं वही उसी बात पे आऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि उसमें आप देखें 90s में हमारा लोकल मिलिटेंट की कहीं बच्चा जो है बहुत पढ़ा लिखा बच्चा कभी शामिल हुआ। आज देखें आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल बच्चे जो पढ़े हुए हैं, वो बच्चे आज मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रोज इनकाउंटर हो रहे हैं। इतने इनकाउंटर तो 90s में नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो एक तो यहां इनकी बात झूठी पड़ जाती है कि कश्मीर के हालात। रही पत्थरबाजी की, मुझे बताएं, अब मेरी बात का बुरा नहीं मनाने, क्या वो एक जो फ्री हैंड मीडिया को मिलता था कवरेज का, मुझे नहीं लगता कि आज देश में या इस रियासत के अंदर किसी को मिल रहा है। आप कश्मीर में कवरेज कराइए, आप देखिए जब इनकाउंटर साइट के ऊपर कहीं लोगों को जाने देते हैं या आगे पीछे कोई प्रोग्राम होते हैं तो जाने देते हैं, मीडिया को पता ही नहीं होता, मीडिया को कवरेज नहीं करने देता, मीडिया खुद रिजल्टमेंट शो कर रही है कि हमें कवरेज नहीं करने देता। इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मिलिटेंसी ठीक है तो आपने कहा सत्यपाल मलिक साहब ने इलेक्शन कराए पंचायती, आपको याद होगा कोई 6 महीने पहले ये आपके कोविड-19 से पहले की एक नोटिस निकला था कि पंचायती इलेक्शन की कोई पोस्टें इन्होंने काफी सारी हजारों की तादाद में शो की थी कि इसका इलेक्शन किया जाए। हम यही बात कहते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो झूठों का एक पुलंदा था यहाँ इस रियासत के अंदर, क्योंकि गवर्नर एक बहुत बड़ी पोस्ट है, वो पॉलिटिकल लोगों की पोस्ट नहीं है, वो एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है जी। तो उस पोस्ट पे बंदा बैठ के कभी, क्योंकि उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सब बराबर है, तो वहां बैठ के झूठ मार रहा है। अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे, हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक टाइम में हुए थे, वो 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर में कराए थे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उभर के आई थी, उसको आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन आपके तो 2014 में नहीं हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन? नहीं, मैं पंचायती इलेक्शन की बात कर रहा हूं। पंचायती इलेक्शन के अंदर जब आपके सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं कि मैंने पूरा इलेक्शन स्मूथली कराया, किसी एक चिड़िया की भी डेथ नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ, तो उनको पूछो ये हजारों की तादाद में ये पोस्टें जो खाली थी पंचों की, सरपंचों की, चेयरमैन की, ये कैसे खाली रहेगी? तो इसलिए वो एक उन्होंने झूठ मारा था, दुनिया को गुमराह किया था, वो सच बाद में सामने आ गया और आज उस पर आज भी इलेक्शन नहीं हो रहा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको एक चीज कहता हूं कि जहां तक ताल्लुक है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, आप आज भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती है,
आप मुझे बताएं, आपने बात की कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ भी हमने सरकार बनाई तो उसमें भी हालात खराब हो गए। वो हालात किसने खराब किए थे? वो हालात कैसे खराब हुए? बम बम बोले के ऊपर। जी जी बिल्कुल, उसी पे हुए थे 2008 में जब आज हम भारतीय जनता पार्टी को, रविंदर रैना साहब आपने, या भारतीय जनता पार्टी के बड़ी टॉप लीडरशिप, चंद रोज पहले बांडीपुर में एक लड़का इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो शहीद हो गया, मर गया बेचारा, उसको मिलिटेंट ने मारा। हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि कोई भी जान जाए, किसी की भी जाए इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर, तो वो जाने हमारी जाने हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन हम रविंदर रैना साहब को पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की उस लीडरशिप को पूछना चाहते हैं जो वहां बांडीपुरा में गई थी, कि बम बम बोले के दौर हमारे कितने लोग जम्मू के शहीद हुए थे, क्या उनको आपने मुआवजा दिया? आज भी कितने लोगों के ऊपर को केस चल रहे हैं, क्या आपने उनके केस वापस दिए? इसके साथ इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के कुछ हो रहे हैं और दिखाने के कुछ हो रहे हैं। अगर ये सही मायने में, अगर कश्मीर में जाके ये 10 लाख दे सकते हैं उन लोगों को, तो क्या जम्मू के लोग जो बम बम बोले में शहीद हुए उनको, उनके लिए पैसा नहीं है उनके पास? क्या उनके लोगों के ऊपर जो केस आज भी चल रहे हैं थानों के अंदर, कोर्ट कचहरियों के अंदर, उन केसों का आपने क्या किया? इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू के साथ जम्मू के लोगों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, क्योंकि मैं भी 2014 का इलेक्शन लड़ा, मैं भी तो उसी का कारण हारा ना। तो इतना बड़ा मैंडेट जब दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों के साथ क्या इंसाफ किया? बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसके बाद एक बड़े अहम मुद्दे पे आएंगे। मुद्दा है सीज फायर वायलेशन का, क्योंकि नौशहरा सेक्टर से आप भी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी, जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो नौशहरा की है। आपको लगता है सीज फायर वायलेशन और पाकिस्तान का जो हौसला था वो पस्त हो गया बीजेपी के आने के बाद? देखिए, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान एक वक्त आया था, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 की बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद आप मुझे बताएं क्या बॉर्डरों पे फायरिंग रुक रही है? देखो, उसके जब वाजपेयी साहब भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पहले दफा नहीं बनी, वाजपेयी साहब भी तो इनके बहुत बड़े कदावर नेता हैं, जिन्होंने, अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई है जी। जब वाजपेयी साहब इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप देखें बॉर्डरों में कितनी शांति थी। आप नौशहरा में आप गए होंगे, आप मतलब नौशहरा क्या, बॉर्डर जो भी है, चाहे आरसपुरा चले जाएं, चाहे आप उड़ी में चले जाएं, चाहे रजौरी पुंछ के जो भी, जब मैंडर में चले जाएं, जहां जहां भी बॉर्डर है हमारे, आपने देखोगा बिल्कुल मतलब कि बॉर्डर के ऊपर लोगों ने पक्के मकान बनाए जी। मतलब लोगों की तामीर और तरक्की कितनी हुई वहां पे जी। लेकिन 2014 के बाद जब से इनकी सरकार आई, आप देखें कि इनकी सरकार नहीं, आपके साथ सरकार, मैं वो कहता हूं हमारे साथ आई थी ना, हम तो 3 साल क्या होते हैं, 1 साल मुफ्ती साहब, 2 साल महबूबा जी, लेकिन इनकी सरकार हम क्यों कहते हैं कि वो 3 साल भी हमारे साथ रहे। उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब का भी 1 साल इनका रहा, उसके बाद एलजी आज जो है 1 साल इसका भी हो गया है, तो ये साल 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए ना, इसलिए मैं इनकी सरकार कहता हूं। तो आप मुझे बताएं कि जब से बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला मुल्क नहीं है जी। पाकिस्तान आज से नहीं, आप 47 से देख लें, उस 47 से लेकर आज तक भी हमारे, क्योंकि नौशहरा एक ऐसा है, आपको याद होगा इतिहास का, कि एक बार जंगड़ हमारा ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान कब शहीद हुआ कि वहां जब 47 में हमारे बुजुर्ग, हम तो थे नहीं, पैदा नहीं हुए थे, तो बुजुर्ग हमारे बताते थे, मेरे दादे परदादे बताते थे कि कवालियों ने जब अटैक किया तो नौशहरा का बाजार जो जहां आज है, ये भी कब्जा कर लिया था कवालियों ने जी। उसके बाद यहां से सिख रेजिमेंटें गई और सिख रेजिमेंटों ने जाके फिर उनको भगाया और वो नौशहरा पूरा जंगड़ तक खाली हुआ था। तो उसके बाद जो फैसला हुआ वहां एलओसी बन गई, जंगड़ से आगे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक भी तो होती है आज, मतलब इनका तो कहना है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और आपको पता है नौशहरा सेक्टर कितना सेंसिटिव इलाका है इस वक्त। देखिए राजन जी, सर्जिकल स्ट्राइकों से या सीज फायर वायलेशन से हमारे बॉर्डर के बच्चों का भला होने वाला नहीं है, हमारे लोगों का भला। हम बॉर्डर के लोगों को कब फायदा होगा, जब वहां पे अमन रहेगा। मैंने बड़ी बार कहा कि दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के या जम्मू के स्टूडियो में बैठ के हम कह सकते हैं कि भाई मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम उनका जबड़े फाड़ रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन जबड़े वो पाकिस्तान के नहीं फट रहे, वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को नहीं जा रहा, हमारे बॉर्डर के लोगों का नुकसान हो रहा है। आप देखें, मैं आपको याद होगा पीछे वर्चुअल रैली थी भारतीय जनता पार्टी की, मैंने वहां पर उसमें एक बयान भी दिया था कि राजनाथ सिंह जी कह के, क्योंकि जब ये सीज फायर वायलेशन हो रही थी तो राजनाथ सिंह ने रजौरी पुंछ का टूर भी किया था, उसमें वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे। मैं भी उस जो माइग्रेंट कैंप में गए थे, मैं उनके साथ था, राजनाथ सिंह जी के, रविंदर रैना साहब भी साथ थे। तो उसमें रविंदर रैना जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते थे, वो सिंपल एक एमएलए थे उस इलाके के। हमने उनको प्रोजेक्ट किया था कि वहां पे बॉर्डर्स के ऊपर बंकर बनने चाहिए, और खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें हमने कहा था कि हमें कम्युनिटी बंकर नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो उन्होंने वो इंडिविजुअल बंकर दिए, उसमें कहा हम देंगे सब कुछ अनाउंस। और उसके बाद आपको याद होगा कि उस टाइम जब वो राजनाथ सिंह जी आए थे एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम बॉर्डर के लोगों की 5 बटालियनों की भर्ती करेंगे जो 5 किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका बयान आया था जी। ये हुआ,
उसके बाद अब जब वर्चुअल रैली हुई, अब 4% रिजर्वेशन भी तो दिया गया है सीमावर्ती इलाके के लोगों के पहली लिए। बात करता हूं, जो राजनाथ सिंह जी, राजन जी जब उस समय आए थे तो उन्होंने ये कमिटमेंट की थी, एक तो इंडिविजुअल बंकर और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम बॉर्डर के बच्चों को 5 किलोमीटर के अंदर हम 5 बटालियन खड़ी करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज इनकी भर्ती करेंगे, स्पेशल रिक्रूटमेंट करेंगे। हो गया वो। उसके बाद अब 3 साल के बाद राजनाथ सिंह जी द्वारा उन्होंने जम्मू कश्मीर में आए, उन्होंने वर्चुअल रैली की। वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि मुझे रविंदर रैना साहब ने कहा कि मैं जो वादा करके गया था बंकर्स का, वो बंकर आज मुझे खुशी है कि बॉर्डरों में बन गया है जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज भी राजनाथ सिंह जी को अपील करता हूं कि आपको रविंदर रैना साहब ने झूठ मारा था। आज भी आप बॉर्डर पे चले जाएं जनाब, गांव खाली हैं, बंकरों के बगैर नहीं बने, वहां बंकर बने ही नहीं, और कई बंकर बने हैं, उन बंकरों में आप जाइए, आपने भी कवरेज की होगी, उनके अंदर आप आरसपुरा में चले जाएं, नौशहरा में चले जाएं, बाकी बॉर्डर पे चले जाएं, बंकरों के अंदर पानी खड़ा है जी। लोगों को अंदर वो घुस नहीं सकते, कई जगह स्लैबें गिर गई हैं जी। तो ये मतलब कि वहां एक बहुत बड़ी इंक्वायरी बनती है ये कि बंकर, पहली बात तो बंकर बने नहीं, जो थोड़े बहुत बने जी, उनकी भी जो कंस्ट्रक्शन है जो हुई वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा, रेता सब स्टैंडर्ड लगा, सीमेंट पूरा नहीं लगा, सरिया पूरा नहीं पड़ा, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन रविंदर रैना साहब ने वहां पे राजनाथ सिंह जी को फैक्चुअल पोजीशन बताने के बजाय जैसे खुद वो झूठ मारते हैं मीडिया के सामने, वैसा झूठ उनसे भी मरवा दिया। मैं नहीं कहता राजनाथ सिंह ने झूठ मारा, वो झूठ मरवाया किसने? रविंदर रैना साहब ने मरवाया। और आज भी मैं कहता हूं आप जाए नौशहरा में, मैंने एक बार, आपको याद होगा, मैंने एक सवाल लगाया था काउंसिल के अंदर, हाउस के अंदर, तो वहां पे उन्होंने जवाब दिया था कि जब बॉर्डर में फायरिंग होती है तो सायरन बजता है उससे पहले जी। हमने एम्बुलेंसें रखी हुई हैं। और आपको याद होगा कि शेर मकड़ी गांव है जंगल के नौशहरा के अंदर, वहां बच्चे 250 बच्चा स्कूल में फंस गया था। रियासी से जो आपके बंकर गए थे, ये पुलिस की गाड़ियां गई थी, उन्होंने जाके निकाले थे। नौशहरा में वहां बंकर है ही नहीं, गाड़ियां ही नहीं है बंकर की, वहां एम्बुलेंसें नहीं है नौशहरा के अंदर, सुंदरवानी के अंदर नहीं है। लेकिन रविंदर रैना साहब की आज अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो उस इलाके के एमएलए भी रहे और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वो सिर्फ नौशहरा के लोगों से उन्होंने वोट लिया। लेकिन आज भी जब नौशहरा के लोगों को देने की बारी है तो ना तो बंकर मिले, ना वो जो बॉर्डर के लोगों की भर्ती की बात हुई थी, ना उनके बॉर्डर की भर्ती हुई। आपने कहा 4% की बात की आपने कि इनको बॉर्डर के लोगों, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये बॉर्डर के लोगों के साथ नहीं, बॉर्डर के लोग जिनको, चाहे वो आईपी बॉर्डर है चाहे वो एलओसी बॉर्डर ही है, उनको आपने एक्चुअल लाइन कंट्रोल का सर्टिफिकेट दिया। लेकिन सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है, कभी दोस्त भी थे आप, आज मेरी बात, आज दुश्मन हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए कि जब मिले तो कम से कम आंखें मिला सके। जो आपने तमाम जो ये बातें कही बीजेपी के बारे में, आपको लगता है कहीं ना कहीं पीडीपी भी जिम्मेदार है? क्योंकि जब ये बयान दिए गए थे, जब ये बंकर्स की मांग हुई थी, पीडीपी सरकार में थी, उस वक्त पीडीपी ने इसका स्वागत किया था, आपको याद होगा तो। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने अब कहा ना ये रिकॉर्ड्स की बातें, हम मैं जो कह रहा हूं, मैं बिना रिकॉर्ड एक बात भी नहीं कह रहा। उस समय जो बंकर बने वो नरेगा में शुरू हुए जी। महबा जी को जब मैं गया, मैंने कहा बाजी वहां पे पूरा लोगों का नुकसान हो गया, लोग मर रहे हैं, भेड़ बकरियां, एक हमारा वहां जिम्मेदार था, उसकी 150 बकरी मर गई जी। तो ऐसी बड़ी मतलब कहानियां हैं। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक ने अपनी मजबूरी, अपनी जो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाई, लेकिन फंडिंग कहां से आनी थी जी? बीएडीपी का फंड कहां, बॉर्डर का फंड कहां था? केंद्र से आना था। इसलिए मैं आपको, आपने रिजर्वेशन की बात की ना, मैं क्यों कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। आपने जब एएलसी दी उनको, आपने कितनी 4% जी जी, आपने लाका न्याय कितना ऐड कर दिया, पूरा का पूरा आईबी का बॉर्डर आपने किया ना जी। ये लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी ना उसके साथ जी, तो लेकिन आपने परसेंटेज कितनी रखी? 4% जी। हम कहते हैं कम से कम भी 6% रिजर्वेशन बॉर्डर के लोगों की होनी चाहिए जी, क्योंकि अब जो पढ़ाई एक कनक मंडी में रहने वाला, सिटी के अंदर रहने वाला, जम्मू शहर के अंदर रहने वाला, या आरसपुरा बाजार के अंदर रहने वाला, या कठुआ बाजार के अंदर रहने वाला जो पढ़ाई कर सकता है, या रजौरी बाजार के अंदर, वो बॉर्डर का, वो मेंजा कोट का बच्चा नहीं कर सकता, वो नौशहरा का नहीं कर सकता, वो मेंढर के बालाकोट का नहीं कर सकता जी, पढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों? उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, कब गोला पड़ जाए, कब उनको लोगों को एक एक दिन पूरे घरों में ढके रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वो एएलसी जो सर्टिफिकेट आपने दिया, उसके अंदर भी आपने 4% रिजर्वेशन दी, और साथ साथ में क्या किया, आपने स्लैब रख दी कि जिसके 8 लाख रुपया सैलरी होगी, उससे ऊपर सैलरी होगी, उसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। राजन जी, जब गोला पड़ता है पाकिस्तान से जब आता है, तो वो पहले उसके सैलरी सर्टिफिकेट चेक करेगा कि भाई इसका 8 लाख से ऊपर सैलरी है या 8 लाख से नीचे है। तो लिहाजा ये एक डिस्क्रिमिनेशन हुई। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक धोखा और क्या किया, आपको पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, बड़ा इन्होंने पंप एंड शो किया। मुझे बताएं कि पहाड़ियों को आपने रिजर्वेशन दे दी,
लेकिन आपको पता है कि पहाड़ियों की सर्टिफिकेट में क्या है, वहां भी एक लाइन लिख दी कि 8 लाख की सैलरी जिसके ऊपर होगी उस पहाड़ी को आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसको पहाड़ी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जब बाकी कैटेगरी में कोई स्लैब नहीं है तो फिर एएलसी और पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी भी मैक्सिमम बॉर्डर के ऊपर है, पहाड़ी और एएलसी के लोगों के लिए स्लैब क्यों? अगर क्रीमी लेयर की बात करनी है तो पहाड़ी और एएलसी के लोग में ही क्रीमी लोग थोड़े हैं, आपके एससी के अंदर भी क्रीमी लेयर है, आपके एसटी के अंदर भी है, बाकी कैटेगरी में है, उनके अंदर भी आप फिर एक 8 लाख की स्लैब लगा। ठीक है सुरेंद्र जी, अब जो है असल मुद्दे पे ये आएंगे। 1 साल लगभग होने को आ गया, 370 जब टूटी 5 अगस्त 2019 को। अब 1 साल में क्या बदलाव पीडीपी देखती है? क्या जो बीजेपी ने कहा था कि जो लोगों की मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी, आतंकवाद कम हो जाएगा, अब आप इस 1 साल को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए 5 अगस्त 2019 जो था वो जम्मू कश्मीर रियासत के लिए एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि काला दिन था। क्यों था? लेकिन वो तो पाकिस्तान भी कहता है काला दिन था। पाकिस्तान को छोड़िए, गोली मारे हमने, पाकिस्तान से क्या लेना देना, हम अपनी बात करते हैं। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पर आई। पाकिस्तान भी हमारे लोगों के साथ मजाक कर रहा है। पाकिस्तान को अगर देखा तो जो कश्मीर जम्मू कश्मीर उसके पास है तो वहां उनसे कौन सी डेवलपमेंट करती है, हमारी रिश्तेदारी है। क्योंकि जब 47 में ये विभाजन हुआ, आपको पता है कि मेरे फादर की सखी बुआ वहां रह गई, आज वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, वो लेकिन वो रिश्ते थोड़े खत्म होते हैं। वो हम भी जानते हैं पाकिस्तान में क्या है तो यहाँ क्या है, जो हिंदुस्तान में है वो किसी कंट्री में नहीं है। पाकिस्तान तो एक भिखारी मुल्क है, उसके पास क्या है, वो जो सुबह उठता है उनका क्या है, उनको जो मर्जी बोले हम उनकी बातों की कभी परवाह भी नहीं करते हो ना, कभी मुफ्ती साहब करते थे। लेकिन मैं अब बात करता हूं जम्मू कश्मीर की। काला दिन में क्यों कहता हूं? ठीक है आपने 370-35 से तोड़ा, ठीक है, हमने जम्मू के, खासकर मैं जम्मू के लोगों की बात करूंगा, हमने आपसे एग्री कर लिया, जम्मू हिंदुओं ने भी एग्री कर लिया आपसे। जब आप तोड़ा और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया कि 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में जो पैसा हम बेचते थे वो पैसा वहां नहीं पहुंचता, लोगों तक नहीं पहुंचता, लोगों तक नहीं लगता। वहां बाप बेटे और बाप बेटी की सरकारें हैं जो पैसा खा जाती हैं जी। तो वो पैसा वहां इवन के कानून को भी उन्होंने घेरा था, तो पैसा नहीं लगता, इसलिए 370-35 से तोड़ने का हमें जरूरत है। साथ में उन्होंने कहा था कि जो रोजगार हम यहां से बेचते हैं वो रोजगार वहां पे नहीं मिल रहा, वहां घर घर में गरीबी बहुत है। जो गरीबों के लिए मकान हम बेचते हैं, जो इंदिरा आवास योजना पहले वो था, आजकल प्राइम मिनिस्टर PMAY का है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उसके तहत हम जो मकान बेचते हैं वो मकान वहां नहीं बन रहे। राजन जी, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर या बाकी जो बाकी स्टेट हैं वहां 370-35 से तो नहीं है ना जी। फिर यूपी के अंदर लोग क्यों भूखे मर रहे हैं? वहां इतना क्राइम क्यों है? रोज आप देखें वहां यूपी के अंदर मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। ठीक है, यूपी की बात हम करेंगे, यूपी की बात हम करेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी मेरा ये सवाल ये है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से अगर भटकेंगे तो फिर हम ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मैं ये कहता हूं, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति थी, जो एक निशान एक विधान था, बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने अपना वादा जो है वो पूरा किया है। आज अलगाववादी जो है, आज सैयद अली शाह गिलानी जो है वो रिजाइन करने को मजबूर हो गए हैं। सारा जो सेपरेटिस्ट जो उनका गैंग था वो बंद हो गया है, पत्थरबाजी बंद हुई है। आप मानेंगे नहीं इस बात को? कहना कहते मानते हैं इस बात को। मुझे बात अगर सवाल पूछेंगे आप यस नो में मुझे पूछेंगे तो यस नो तो नहीं, 1 साल को मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर में कैसे एनालाइज करते हैं? देखो लॉजिक तो है ना कि जब इन्होंने तोड़ा, इन्होंने बड़ा हमें दिखाया कि बाकी रियासतों में देखो कितनी डेवलपमेंट, हम तभी तो कोट करते हैं कि वहां क्या हाल था, क्राइम रेट क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या था। 5 अगस्त जब हमने तोड़ा यहां तो उसमें क्या पोजीशन थी, रोजगार की क्या पोजीशन थी, डेवलपमेंट की क्या पोजीशन थी। आप जब 1 साल बाद हम देखते हैं, आप मुझे बताएं क्या आपके वो 60,000 डेली वेजर जिसके लिए 3 बजट के अंदर, उसमें बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 बजट के अंदर कहा कि हम 60,000 डेली वेजरों को पक्का करेंगे, चाहे वो पीएचई का डेली वेजर था, चाहे वो बिजली का डेली वेजर था, चाहे वो टूरिज्म में था, चाहे एग्रीकल्चर में था या रेवेन्यू में, जहां जहां भी डेली वेजर लगा था वो 60,000 डेली वेजरों को रेगुलराइज करना था। मुझे बताएं कि जब से सरकार गिरी है, सत्यपाल मलिक साहब ने 1 साल रखा, आपने एलजी साहब को भी 1 साल हो गया, क्या उन 60,000 की भारतीय जनता पार्टी कहीं बात भी करी है? स्टेट प्रधान प्रेसिडेंट से आपने कभी मुंह से सुना कि 60,000 को रेगुलाइज करो? आपके सामने रैबरे खेल, रैबरे ज़राअत, रैबरे जंगलात, आपके जो वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं लड़के BVSC करके आए हैं, आपके जो लोग जो NYC के लोग हैं, आपके NHM के लोग हैं, जो उसके बाद कितने डेलीवेजर और डिपार्टमेंट नाम लूंगा बड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब सारे लोग जो डेलीवेजर लगे हैं या कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, जो लोग लगे हुए हैं, क्या उनको रेगुलाइज करने की बात चल रही है? सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि 50,000 लोगों को हम लगाएंगे, वो चले गए। एलजी साहब आए, इन्होंने कहा हम 10,000 लगाएंगे। 10,000 में आप रोज एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं उधर से कोरोना एग्जाम कैसे लेंगे? अगर 10
और मैं आपको राजन जी बता दूं, 1 लाख पोस्ट खाली है जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जी। ये कौन सी 1 लाख? जो जम्मू कश्मीर रियासत की अपनी पोस्टें हैं, वो 1 लाख पोस्ट खाली है। भैया आप इन वन गो आप सारी की सारी पोस्टें एडवर्टाइज कर दें, जो ग्रेजुएशन होगी वो ग्रेजुएशन वाला वहां अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि एक कैडर की तो है नहीं, या क्लास 4 की, वो अलग अलग गेस्टेड नॉन गेस्टेड सारी पोस्टें, तो वो पोस्टें आप फिलअप करें। उसके बाद कहते हैं कि आज आपने जो वादा हमें किया था, आपको राजन जी जाइए आप पूछिए पीलोली दफ्तर में जाइए, आपके 31 मार्च के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुई। रूरल डेवलपमेंट में कभी नहीं ऐसा हुआ, रूरल डेवलपमेंट के अंदर 31 मार्च को लोगों को पेमेंट नहीं हुई। जब हम इस ऑफिसरों को, कोई नई स्कीम नहीं बन रही, जब ऑफिसरों को हम पूछते हैं कहते हैं पैसा ही नहीं है। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आर्टिफिशियल लेक को हम बनाएंगे, क्या बन गई? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा मुझे सुन लीजिए थोड़ा सा। आपने कहा कि साबरमती के पैटर्न के ऊपर तवी के किनारे हम बनाएंगे। जगमोहन सिंह जी हाउसिंग और अर्बन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, असेंबली और काउंसिल दोनों में कहा था, क्या वो बन गए? आपने कहा कि टूरिज्म हम बढ़ाएंगे, मुझे बताएं आपके जो पार्किंग है शहर के अंदर, क्या पार्किंग बन गई? आपने कहा कि टूरिज्म के लिए मानसर का क्या हाल है, पत्नीटॉप का क्या हाल है, सन्नासर का क्या हाल है, आपके सुरेसर का क्या हाल है, आप रजौरी पुंछ में चले जाएं जो आपके टूरिज्म के जगह हैं उनका क्या हाल है, आप भद्रवाह डोडा में चले जाएं वहां का क्या हाल है, आप कठुआ डोडा बनी बसोली चले जाएं वहां का क्या, उधमपुर चले जाएं रियासी क्या हाल है। आप क्या वाटर टूरिज्म की आपने बात की थी बसोली के अंदर, क्या वो वाटर टूरिज्म आपका तैयार? ठीक है, बहुत सारी आपने बातें कही, ठीक है, लेकिन वक्त भी इतना होता है सुरेंद्र जी के सभी इश्यू जो हैं वो कवर हो जाएं। अब मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती क्यों डिटेंशन में हैं, जब उमर अब्दुल्ला आ चुके हैं बाहर, बाकी जो अन्य लीडर हैं पीडीपी के वो आ चुके हैं, क्या आप मांग करते हैं कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर से पीएसए हटाया जाए, वो भी आए और वो भी अपनी बात कहें? क्योंकि उमर अब्दुल्ला जब बाहर आए, अभी उनका हाल ही में एक सियासी बयान आया है कि जब तक यूटी जो स्टेटस वापस नहीं लिया जाता, स्टेटहुड नहीं दिया जाता, वो असेंबली इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती को क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं जो है कोशिश करती हैं कि वो भी, आप मांग करते हैं आज वक्त इंडिया से के माध्यम से कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर से डिटेंशन जो है पीएसए हटाया जाए? देखिए राजन जी, मैंने कहा ना कि जब आप डिबेट करेंगे एक आप इसके ऊपर 370 खालका 370 के ऊपर, तो हम कहते हैं कि एक बड़ी लंबी डिबेट बनती है, इसमें बड़े इशू में, और हम पूरा खोल के आपको दिखा सकते हैं कि एक साल में हमने क्या पाया। जम्मू सूबे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो जम्मू सूबे को हुआ। वक्त की कमी, इसलिए मैं आपसे संक्षेप में चाहूंगा महबूबा मुफ्ती का पीएसए हटाने की आप मांग करते हैं। मैं वही कंक्लूड कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं ना, इसलिए मैंने कहा कि आप कभी हमारी डिबेट रखें, हम आपको जनता पार्टी के लोग भी हों सामने हम बात करें। बिल्कुल। रही बात महबूबा जी के उनको छोड़ने की बात, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हमेशा यह रहा कि आप डेमोक्रेसी को क्यों नहीं जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर बहाल कर रहे? अगर इस देश की हमारा आईनी हक है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, तो महबूबा जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। जो देश के, जैसे मैंने कल को चीफ सेक्रेटरी का एक आर्डर निकला है कि जो लोग जो एंटी मुलाजम जो हैं, जो एंटी नेशनल काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। भैया हम कहते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, जो देश के खिलाफ गन उठाते हैं, ये तो मुफ्ती साहब भी कहते थे, उनका इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन महबूबा जी ने कोई गन थोड़ी उठाई है। महबूबा जी अपने विचार दे रही है कि जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आना चाहिए, और उस अमन के रास्ते बता रही है, तो आप उन रास्तों को उसको बोलने का एक मौका ही नहीं दे रहे। तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से, हम देश के प्रधानमंत्री से और अपने जो होम मिनिस्टर हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि महबूबा जी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, और इस रियासत को, जो इस रियासत की पहले हालात थे उन हालातों पे छोड़ा जाए। ये जो आपने हमें न्याय जो यहाँ पे दिया है, ये इस रियासत के, और खासकर मैं आपके चैनल से जम्मू के लोगों को कहना चाहूंगा कि आज वक्त आ गया है, आपसे धोखे हुए, 70 साल आपसे धोखे हुए, कोई भी हुकूमतें आई, कोई भी सरकारें आई, वो जम्मू के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया है। लेकिन आज जो हमारी नई पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर है, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप एक बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के एक मुठ हो जाइए, एकजुट हो जाइए और एक आवाज बुलंद करिए, तभी आपको रोजगार मिलेगा, तभी आपके जम्मू सूबे की। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप यहाँ पे आए, आपने अपने विचार रखे। तो पीडीपी का ये साफ कहना है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे लोगों से, जम्मू में या कश्मीर में लोगों से जो वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं मुकम्मल अभी तक नहीं हुए हैं, और 1 साल होने को आया है जबकि महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी प्रेसिडेंट, वो डिटेंशन में है। इनकी मांग है कि उनसे जो है जो पीएसए हटाया जाए और उनको भी अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।